लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 27 जून के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ओम बिरला बने लोकसभा के नए स्पीकर, राहुल गांधी होंगे नेता विपक्ष, दैट इज लीडर ऑफ द ओपोजिशन। ओम बिरला हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। सो हमें पता है रिसेंटली इलेक्शंस हुए जिसमें 4 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने। Then the Speaker of the Lok Sabha is the presiding officer and the highest authority of the Lok Sabha। तो पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के वही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। बट लोकसभा में ऐसा नहीं होता। लोकसभा में जो भी मेंबर्स 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं उनमें से एक स्पीकर बनता है, जिस जो कि आर्टिकल 93 में मेंशन्ड है। The speaker is elected generally in the first meeting of the Lok Sabha. So this was the first meeting of the Lok Sabha following general election जो कि 4 जून को रिजल्ट आया। His term is subjected to the pleasure of the house। तो उनकी टर्म जब तक रूलिंग गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, एज ऑफ नाउ एनडीए जिसमें बीजेपी के पास 240 है और एंड ओवरऑल उनके पास 293 सीट्स है। जब तक एनडीए मेजोरिटी एंजॉय करेगा तब तक ही स्पीकर subject to the pleasure of the house, तब तक ही स्पीकर रहेगा। एंड ही कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम बाय रेजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा बाय मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो अगर एनडीए के पास किसी भी टाइम मेजोरिटी नहीं होगी तो उनको रिमूव भी किया जा सकता है, मींस ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। द लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर वॉज बलराम जाखड़। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। लॉन्गेस्ट सर्विंग बलराम जाखड़ थे जिनका टेन्योर 9 ईयर्स एंड 329 डेज का रहा, दैट इज फ्रॉम 1980 टू 89। तो लास्ट 17th लोकसभा में भी ओम बिरला स्पीकर थे। 17th लोकसभा के भी स्पीकर ओम बिरला ही थे और 18th लोकसभा में भी स्पीकर ओम बिरला ही होंगे। अभी डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन नहीं हुआ है, जब होगा हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब हम देख सकते हैं आर्टिकल 93 इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 93 है उसमें लिखा गया है द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, जिसे बोलते हैं लोकसभा। द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा शैल सून में चूज 2 मेंबर्स। तो जो भी 543 मेंबर्स चुन के आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनमें से 2 लोगों को एक तो स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट दी जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल हमें याद रखना है, आर्टिकल 93। एंड इस बार ओम बिरला एंड के सुरेश के बीच में इलेक्शन था। एनडीए दी रूलिंग बीजेपी अलायंस जिनके पास 293 सीट्स हैं नॉमिनेटेड ओम बिरला एंड इंडिया ब्लॉक जिनके पास 234 सीट्स हैं लोकसभा में हैज नॉमिनेटेड के सुरेश। ये केरला से हैं। ओम बिरला का हमें याद रखना है ये कोटा राजस्थान से है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी याद रखनी है कोटा राजस्थान। और मेंबर्स जिन्होंने आइस बोला इन द स्पोर्ट ऑफ बिरला। बट ओपोजिशन ने डिवीजन नहीं मांगा, मतलब ओपोजिशन ने वोटिंग नहीं मांगा, उनको भी पता था उनके पास नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट इज कैग इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम एट शिमला। तो कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम। तो म्यूजियम है चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। तो यहाँ पे हमें ये फैक्ट याद रखना है, ये शिमला है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है ये म्यूजियम that boasts a rich and extensive history. It preserves a treasure trove of artifacts, including Remington typewriters, British era franking machines, clocks, and trophies from the field offices of CAG। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो महात्मा गांधी यहाँ पे 1946 में रुके थे। 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान बना था, जिसको हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, तब उसकी मीटिंग के लिए महात्मा गांधी यहाँ रुके थे शिमला में। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950 में एक ट्रेनिंग स्कूल बना। ट्रेनिंग स्कूल फॉर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज वाज स्टार्टेड हियर। तो आजादी के बाद 1950 में यहाँ पे एक ट्रेनिंग स्कूल बना फॉर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो किसके अंडर होता है, जो कैग के अंडर होता है। सो दिस इज अ इंस्टीट्यूट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब इसको म्यूजियम बना दिया गया है। अब ये एक म्यूजियम होगा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके आर्टिकल्स में हमें याद रखने हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था स्पीकर का आर्टिकल था आर्टिकल 93, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के आर्टिकल्स है 148 टू 151। 148 टू 151। ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा 1950 में। चैडविक हाउस ट्रेनिंग स्कूल बना फॉर द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस, जो किसके अंडर होता है, जो कैग के अंडर होता है। सो दिस इज अ इंस्टीट्यूट अंडर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये एक म्यूजियम होगा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज। अगर हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें तो इनके आर्टिकल्स में हमें याद रखने हैं। तो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था स्पीकर का आर्टिकल था आर्टिकल 93, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के आर्टिकल्स है 148 टू 151।
accounts and chief guardian of the public purse. It is the institution through which accountability of the government and other public authorities to parliament and state legislatures and through them to the people is ensured. तो हमारी जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा एंड जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं डिफरेंट स्टेट्स में, तो उनका जो भी फंड्स होते हैं, जो भी उनका बजट बनता है, उनको सारा जो एनालिसिस है वो ट्रांसपेरेंसी से कैग करता है. सो कैग इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो ऑडिट करता है हमारे पार्लियामेंट में जो भी बजट बनता है, जो भी अकाउंट्स होंगे, स्टेट लेजिस्लेट असेंबलीज के जो भी अकाउंट्स है उनका ऑडिट करना कैग का काम है. तो एज ऑफ नाउ जो हमारे करंट कैग है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू. तो ये भी फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे करंट कैग हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो अपॉइंटमेंट इनकी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स. या तो 6 साल के लिए या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स. और इनका रिमूवल कैसे होता है? सेम ग्राउंड्स एंड इन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो इनका जो पदवी होती है वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर की होती है. जैसे कि एक सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है, इनको भी वैसे ही रिमूवल होता है. तो इनको बहुत आसानी से रिमूव नहीं किया जा सकता बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं. चाइना बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू रिट्रीव रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड. तो चाइना बनी फर्स्ट कंट्री जिन्होंने मून के फार साइड से रॉक्स को रिट्रीव किया. तो चाइना का चांगे 6 स्पेसक्राफ्ट, तो स्पेसक्राफ्ट हमें याद रखना है. चाइना का चांगे 6 स्पेसक्राफ्ट हैज सक्सेसफुली ब्रॉट सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून. फार साइड ऑफ द मून और अर्थ पे ये वापस आ गए हैं. तो इन्होंने मून की फार साइड से सक्सेसफुली रॉक्स के सैंपल्स को रिट्रीव किया और ये वापस अर्थ पे आ चुके हैं, मार्किंग द फर्स्ट एवर रिटर्न ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम दिस स्कैर्सली सीन लूनर रीजन. तो ये वाले रीजन से फर्स्ट टाइम कोई सैंपल्स लेके आया मून के. चांगे 6 was चाइना सेकेंड लूनर सैंपल रिटर्न मिशन. तो ये चाइना का सेकेंड मून सैंपल रिटर्न मिशन था. लूनर को मून भी कहा जाता है, मून के सरफेस को लूनर सरफेस कहा जाता है. तो ये सेकेंड मिशन का फर्स्ट था चाइना का चांगे 4 2019 में. बट फर्स्ट रिट्रीवल कब हुआ? चांगे 5 से. तो फर्स्ट टाइम चाइना ने नियर साइड से तो बाकी कंट्रीज ने भी रिट्रीव किया हुआ है, बट फार साइड पे फर्स्ट टाइम किसी कंट्री ने रिट्रीव किया है. सो चाइना का ये सेकंड मिशन था. पहले इन्होंने 2020 में मून की नियर साइड से चांगे 5 मिशन के थ्रू रॉक्स रिट्रीव किए थे. तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है. तो हमें इसी के साथ साथ चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर का भी बताना चाहिए. आपको पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि सीएनएसए किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है. तो इतना सा आएगा, सीएनएसए किस कंट्री की स्पेस एजेंसी है. सो दिस इज चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे इंडिया का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नासा, यूएसए का नासा है, रशिया का रॉसकॉमोस है. एंड दिस वाज फॉर्म्ड इन 1993 और इसका हेडक्वार्टर्स है हैडांग इन बीजिंग. हैडान इन बीजिंग. तो बीजिंग चाइना की कैपिटल भी है. सो दिस इज द कैपिटल ऑफ चाइना. इंडियाज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च इन झारखंड. तो इंडिया का पहला कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है झारखंड में. तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल हैज इनिशिएटेड इंडियाज फर्स्ट पायलट प्रोजेक्ट फॉर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन. तो ये अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है इन झारखंड कास्ता कोल ब्लॉक इन जमतारा डिस्ट्रिक्ट. rather than extracting coal, ये प्रोसेस अंडरग्राउंड होगा जो कि कोल को कन्वर्ट करेगा वैल्यूएबल गैसेस में, लाइक मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन वैल्यूएबल गैसेस को ये कन्वर्ट करेगा. इस प्रोसेस को बोला जाता है कोल गैसिफिकेशन, जो कि काम आएगा टू प्रोड्यूस सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोड्यूस करेगा, केमिकल फीड स्टॉक्स में काम आएगा, एंड मोर पोटेंशियली रेवोल्यूशनाइजिंग इंडियाज एनर्जी सेक्टर. जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं एज ऑफ नाउ हम उससे कोला यूज करते हैं जिससे कि हार्मफुल गैसेस निकलते हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज अ कोल प्लांट. तो इसमें कोयला डायरेक्टली यूज होता है जिससे कि हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस निकलती है. बट अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, दिस इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. नेचुरल गैस इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी. 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग इन न्यू दिल्ली. तो 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की रिसेंटली मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में बिकॉज इंडिया इसका करंट चेयर है. इंडिया इज द करंट चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन. एंड अगर हम इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. ये भी फैक्ट हमें याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है लंदन में. इंडिया हैज बीन द लार्जेस्ट कंज्यूमर. इंडिया सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है शुगर को, एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर.
ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। ज्योग्राफिकल कंडीशंस की बात करें शुगर की ग्रोथ की तो 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए होती है, 21 टू 27 डिग्री हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड 8 मंथ्स लॉकिंग पीरियड। तो ये तीन कंडीशन भी याद रखें, ज्योग्राफी के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि शुगर की ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्या है। और उसके बाद हमें याद रखना है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट इन कोची। तो पहला इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का एशिया पैसिफिक समिट हुआ कोची केरला में, जो कि अभी चल रहा है कोची केरला में। हम यहाँ पे देख सकते हैं 26 टू जून 28 2024 ग्रैंड हयात कोची केरला। It will bring together experts from around the world to talk about new ideas and problems in the dairy industry. तो अलग अलग कंट्री से एक्सपर्ट्स आएंगे जो कि बात करेंगे न्यू आइडियाज एंड प्रॉब्लम्स इन द डेयरी इंडस्ट्री। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, द नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड इंडिया का है जो, एंड द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स इन्वॉल्व। और इसका हेडक्वार्टर हमें याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है बेल्जियम में। India wins 11 medals at the Under-17 Asian Wrestling Championship 2024। तो इंडिया ने 11 मेडल जीते अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024, जो कि हुई अमान जॉर्डन में। तो अमान जॉर्डन की कैपिटल है, ये भी हमें फैक्ट याद रखना है। यहाँ पे हुई चैंपियनशिप जहाँ पे इंडिया ने 11 मेडल्स, जिसमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज, और चारों ही गोल्ड वुमेन ने जीते। तो हम देख सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चारों के चारों गोल्ड मेडल वुमेन कैटेगरी में जीते। दे competed in men's and women's freestyle and men's Greco-Roman categories across 10 weight divisions per format। तो हमें यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, एक तो कहाँ पे हुई ये चैंपियनशिप, अमान जॉर्डन में, और टोटल इंडिया ने 11 मेडल जीते जिसमें से 4 के 4 गोल्ड मेडल जीते वुमेन ने, और मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी में अक्रॉस 10 वेट डिविजन पर फॉर्मेट में ये कंपटीशन हुआ। नासा स्पेसएक्स लॉन्चेस गेम चेंजिंग वेदर सैटेलाइट गोज़-यू। तो नासा और स्पेसएक्स, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है स्पेसएक्स, उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की गोज़-यू, जिसकी फुल फॉर्म है जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। तो ये फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट represents state of the art system designed to deliver continuous monitoring of weather and potentially dangerous environmental conditions across large parts of the western hemisphere। जैसे कि यूएसए, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में ये कंट्रीज आते हैं, कनाडा, मेक्सिको, आइसलैंड। तो ये सारी कंट्रीज के लिए कॉन्टिन्यूस विजिबल एंड इंफ्रारेड इमेजरी, लाइटनिंग मैपिंग, स्पेस वेदर मॉनिटरिंग एंड सोलर इमेजिंग। गोस यू ऑर्बिटिंग अर्थ, तो ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा at approximate 35,700 km will aid meteorologists and climate scientists with real-time high-resolution imagery, early detection of life-saving severe weather events and forecast for tropical cyclones। तो ये हाई रेजोल्यूशन इमेजरी भेजेगा, डिटेक्ट करेगा सिवियर वेदर इवेंट्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, हीट वेव्स, इन सबको ये डिटेक्ट करेगा। तो ये सैटेलाइट हमें याद रखनी है, ये नासा और स्पेस एक्स का मिशन है, नासा एंड स्पेस एक्स का गोजू, इसकी फुल फॉर्म Geostationary Operational Environmental Satellite। Doon School wins award at Indo-Norway Education Summit 2024। तो श्रीनगर के डून स्कूल ने ये अवार्ड जीता, अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सीलेंस एट द इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट, जो कि हुआ स्टोनेजिट नॉर्वे में। तो फर्स्ट फैक्टर में याद रखना है, इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट कहाँ हुआ, स्टोर्टिंजिट नॉर्वे में, स्टोर्टिंजिट नॉर्वे में। और किसने जीता, दून स्कूल श्रीनगर ने। दिस समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय माइंड मिंगल। तो माइंड मिंगल इसने इसको ऑर्गेनाइज किया सिंस 2014, ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, सेलिब्रेट्स ग्लोबल एजुकेशनल इनोवेशन। तो ये दोनों फैक्ट याद रखने, दून स्कूल श्रीनगर एंड कहाँ हुआ, नॉर्वे में, और ऑर्गेनाइज कौन करता है, माइंड मिंगल। दिस समिट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर अक्रॉस बॉर्डर्स इन एजुकेशन, एक्नॉलेजिंग द नीड फॉर न्यू मेथड्स। तो नए मेथड्स एजुकेशन में, जो कि करंट इश्यूज चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, अगर हम बात करें वुमेन एजुकेशन, तो ये सब चीज़ों के अराउंड
डिस्कस करना है द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड। चाइना फ्रांस सैटेलाइट स्टडी यूनिवर्स एक्सप्लोसिव इवेंट। तो रिसेंटली चाइना और फ्रांस ने एक सैटेलाइट लॉन्च की, दैट इज स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर, SVOM। तो SVOM हमें याद रखना है। SV, आपको एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि SVOM किन कंट्रीज की ज्वाइंट सैटेलाइट है। तो ये चाइना और फ्रांस की सैटेलाइट है SVOM, स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स मॉनिटर। तो ये कहाँ से लॉन्च हुई? फ्रॉम द शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन शिनचुआन प्रोविंस ऑफ चाइना। तो गामा रेज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्टेज इवेंट्स इन द वर्ल्ड। तो ये सैटेलाइट इसी को ट्रैक करेगा। तो जो जो भी गामा रे बर्स्ट होते हैं हमारे यूनिवर्स में, सो दिस इज मेंट टू हेल्प अस लर्न मोर अबाउट देम। तो हमें याद रखना है कि ये सैटेलाइट गामा रे बर्स्ट पे फोकस है। इसका फोकस रहेगा जो भी यूनिवर्स में गामा रे बर्स्ट होते हैं उनको ट्रैक एंड एनालाइज करना। नाउ लेट अस सी द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द डे। साइमन मैक। तो साइमन मैक इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने हैं। इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, उसके ये वाइस चांसलर बने हैं। मैक इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन। ये पहले नॉन इंडियन बने हैं किसी इंडियन इंस्टीट्यूशन के वाइस चांसलर के तौर पे। और इनके चांसलर हैं, इस यूनिवर्सिटी के चांसलर है तरुणदीप सिंह आनंद। और इसका लोकेशन है करजत, मुंबई, महाराष्ट्र। करजत एक प्लेस है मुंबई में इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो साइमन मैक यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी इसके वाइस चांसलर बने हैं और इसके चांसलर है तरुणदीप सिंह आनंद और इसकी लोकेशन है करजत, मुंबई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। So that is it for this daily current affairs session. Please like, share, subscribe and comment your feedback. Thank you. Best wishes for exams.